जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 5 दिन के लिए ईरान पर रोकी मिलिट्री स्ट्राइक्स। भारत में आईएसआई का एक बड़ा जासूसी नेटवर्क हुआ बस्ट। भारतीय प्रधानमंत्री ने वेस्ट एशिया की सिचुएशन को देखते हुए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए तैयार रहने के लिए कहा और ईरान के मुताबिक अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है। एक मेजर ऑपरेशन में राजस्थान पुलिस ने असम के झाबुआ एयरफोर्स स्टेशन से एक सिविलियन एम्प्लॉय को गिरफ्तार किया है और इस पर आरोप है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और इसके द्वारा वायुसेना से जुड़ी हुई कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसके हैंडलर को पास की जा रही थी। और जो पकड़ा गया है उसकी पहचान सुमित कुमार के तौर पर हुई है और ये 36 वर्ष का है और ये असम के इस एयरफोर्स स्टेशन में एक सिविलियन एम्प्लॉय की तरह सर्व कर रहा था। और पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को एक्सपोज करने वाला ये राजस्थान इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। और पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से बताया गया कि ये पूरा मामला जनवरी से ओरिजिनेट हुआ था, जब उन्होंने जैसलमेर के एक निवासी झबराराम को गिरफ्तार किया था और फिर इंटेरोगेशन के दौरान और बाकी के इन्वेस्टिगेशन में एक और सस्पेक्ट का नाम सामने आया जो कि था सुमित कुमार। और ये पाया गया कि सुमित कुमार भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ लगातार टच में था। और फिर इन्वेस्टिगेशन में यही खुलासा हुआ कि झबुआ के एयरफोर्स स्टेशन में जो सुमित कुमार है वो अभी MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में था और अपनी इस पोजीशन का फ़ायदा उठाकर वो एयरफोर्स स्टेशन से संबंधित कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स को ट्रांसमिट कर रहा था। और अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉइंट इंटेरोगेशन में इसने इस बात का भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ 2023 से टच में था और पैसों के बदले ही इसने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करी हैं। और ये भी सामने आया है कि इसने केवल झबुआ के एयरफोर्स स्टेशन से संबंधित ही नहीं बल्कि इसने और भी अन्य मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और जिसमें एयरफोर्स स्टेशन आल भी आता है तो उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है। और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन इसने पास करी है तो उसमें शामिल है फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम्स, तो उनकी लोकेशन से संबंधित जानकारी और एयरफोर्स ऑफिसर्स और अन्य ट्रूप्स के कॉन्फिडेंशियल डेटा भी। इसके अलावा भी कुछ दिनों पहले जो गाजियाबाद पुलिस ने भी ISI के एक मॉड्यूल को बस्ट किया था तो अब इसी मामले में 3 और गिरफ्तारियां की गई हैं जिसमें एक महिला और एक माइनर भी है और इनको मिलाकर अब टोटल 14 लोग इस पूरे मामले पर गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये वही मॉड्यूल है जो कि भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर CCTV कैमरास को इंस्टॉल कर रहा था जिसका रिमोट एक्सेस इनके पाकिस्तानी हैंडलर के पास था। और जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए उनसे एक का नाम है नौशाद अली, दूसरे का नाम है मीरा और एक माइनर है उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। और बताया जा रहा है कि जो नौशाद है वो इस रैकेट के मास्टरमाइंड में से एक था जिसका काम था टेक्निकल स्किल्स रखने वाले यंग इंडिविजुअल्स को इस मॉड्यूल में रिक्रूट करवाना जो कि मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर वर्क और CCTV ऑपरेशंस जानते हों और विशेष रूप से ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है ताकि उनको पैसे का लालच देके ये काम करवाया जा सके। और ये सोशल मीडिया ग्रुप का भी इस्तेमाल करता था ऐसे युवाओं की पहचान करने के लिए जिनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति दिखती हो लेकिन पहले का उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और इस मॉड्यूल में महिलाओं को विशेष रूप से रिक्रूट करने पर ध्यान दिया जा रहा था ताकि जो शक है वो कम से कम रहे। और जो ये मीरा नाम की महिला गिरफ्तार की गई है तो ये शामिल थी वेपन्स को सप्लाई करने में। और बताया जा रहा है कि 2025 में इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले भी गिरफ्तार किया था और फिर बाद में उसने इस जासूसी वाले नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा 16 मार्च को उत्तर प्रदेश ATS ने एक BDA सेकेंड ईयर के छात्र को भी गिरफ्तार किया था जिसके लिंक ISIS के साथ पाए गए। और ATS के पास सूचना है कि भारत के अलग अलग राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश भी आता है तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैसे कि ISIS तो वो उनके मेंबर्स की तरह सक्रिय हैं। और फिर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद मुरादाबाद से हरीश अली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो कि BDS का सेकेंड ईयर का छात्र था। और ये कन्फर्म हुआ है कि जो आरोपी है भारत में शरिया लॉ लाना चाहता था। रविवार को कोची में 2 अमेरिकन नागरिकों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया क्योंकि ये फोर्ट कोची में इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के पास रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ड्रोन फ्लाई कर रहे थे। और इनके नाम है केटी मिशेल फेल्प्स और क्रिस्टोफर रॉस हार्वी। और पुलिस के मुताबिक ये दोनों टूरिस्ट के तौर पर कोची में आए थे और इन्हें शनिवार की सुबह कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के पास ड्रोन को फ्लाई करते हुए और वीडियोस को रिकॉर्ड करते हुए स्पॉट किया गया। और इनको पहले टूरिज्म पुलिस ने नोटिस किया था और फिर इन्हें कस्टडी में लिया गया। और जो फोर्ट कोची है यहाँ पे इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और ये रेड जोन के अंदर आता है और ड्रोन ऑपरेशंस के लिए ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया है। लेकिन एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण भी इस तरह के जो उल्लंघन है वो अक्सर होते रहते हैं, विशेष रूप से उन विजिटर्स के द्वारा जो कि यहाँ के प्रतिबंधों से अनजान होते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि GTRA ने भारत में एक नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने में मदद के लिए डोमेस्टिक और ग्लोबल फर्म्स के लिए RFI जारी करी है। और इस योजना के तहत जो एक नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड फैसिलिटी होगी
जहाँ पे पूरे इंजन के साथ साथ इंजन के कुछ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जैसे कि फैंस, कंप्रेशर, कंबस्टर, टरबाइंस, आफ्टर बर्नर्स, तो इनको भी टेस्ट किया जा सकेगा और वो भी सिमुलेटेड रियल वर्ल्ड कंडीशंस में। और इसलिए यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड एयर हीटिंग और कूलिंग सेटअप्स के साथ हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरनमेंट्स को भी रिक्रिएट किया जाएगा। कहने का मतलब यह कि ये फैसिलिटी एक रियल वर्ल्ड कंडीशंस के तहत ही इंजीनियर्स को ग्राउंड पर ही इंजन्स को पूरी तरह से टेस्ट करने की फैसिलिटी प्रदान करेगी। हालांकि वो बात अलग है कि इस तरह की फैसिलिटी बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थी। तो वेस्ट एशिया में चल रहे वॉर पर एक बहुत बड़ा अपडेट है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट करी और ये अनाउंस किया है कि अमेरिका 5 दिन के लिए ईरान पर अपने सभी मिलिट्री स्ट्राइक्स को रोक रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक पिछले 2 दिनों में यूएस और ईरान के बीच इस दुश्मनी को समाप्त करने के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत की गई है। और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को निर्देश दिए कि ईरानियन पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित यानी कि पोस्टपोन कर दिया जाए। बस कंडीशन ये है कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही है तो उसके परिणाम पॉजिटिव होने चाहिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट तब आई है जब उनके द्वारा ईरान को इससे पहले दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम लगभग समाप्त होने वाला है। बाकी अभी जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस अनाउंसमेंट पर ईरान की तरफ से ऑफिशियल रिमार्क का इंतजार है, लेकिन जो ईरान की मीडिया है उनकी तरफ से अलग अलग सोर्सेस को कोट करके ये जरूर कंफर्म किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो ईरान है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस अनाउंसमेंट को एक तरह से अमेरिका की डिफीट की तरह ही देख रहा है और कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि डिफीट फॉर द डेविल। और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि यूएस को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसी तरह से ईरान के प्रेस टीवी में सोर्सेस को कोट करते हुए कहा गया है कि ट्रंप का अभी जो नया 5 दिन का अल्टीमेटम है तो ये केवल हमलों के लिए चल रही उनकी योजनाओं को रेखांकित करता है और जिसका ईरान फुल स्केल डिफेंस के साथ रिस्पॉन्ड देगा। और जबकि ईरान के प्रेस टीवी की तरफ से एक और रिपोर्ट आई जिसमें सोर्सेस को कोट करते हुए बताया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इस मामले पर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है और वो ये मान रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद पीछे हटें, क्योंकि ईरान ने भी वार्निंग दी थी कि अगर उनके स्ट्रक्चर पर जरा सा भी हमला हुआ तो फिर इस रीजन में वे यूएस और इजराइल से बिलोंग करने वाले सभी महत्वपूर्ण पावर स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि ये सारे ईरान की मीडिया में दावे किए गए और ईरान की तरफ से अभी ऑफिशियल कमेंट का इंतजार है। तो अगर ऐसा कोई कमेंट आता है तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे प्रेसिडेंट ट्रंप की पोस्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया है जिसमें उनका कहना है कि हम इन सभी डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और वहीं इजराइल की मिलिट्री की तरफ से भी कहा गया कि उनके भी ईरान पर हमले जारी हैं। और इन सभी सिचुएशन के बीच 2 और इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी टैंकर्स जिनके नाम है जगवसंत और पाइन गैस, तो वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होकर भारत की तरफ आ रही हैं और इंडियन नेवी इन वेसल्स को गाइड कर रही है। बाकी एक और अपडेट है कि कल इजरायली I-24 की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके मुताबिक अमेरिकन ऑफिशियल्स ने अपने मिलिट्री पार्टनर्स को सूचित किया है कि ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका संभवतः ग्राउंड इन्वेजन को लॉन्च करने के लिए मजबूर हो सकता है। आज संसद में अपनी स्पीच में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया की सिचुएशन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स दी हैं। पहला तो ये जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेस्ट एशिया की सिचुएशन निश्चित रूप से चिंतित करने वाली है और ये कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी और ह्यूमन लाइफ्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है तो हमें भी इसके एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए तैयार रहने की जरूरत है। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जिस तरह से कमर्शियल वेसल्स को निशाना बनाया जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है, तो ये सभी घटनाएं स्वीकार नहीं है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी जो निशाना बनाया जा रहा है तो वो निंदनीय है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने पर जोर दिया है और क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एक लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है तो इसलिए हर किसी को तैयार रहना है और एक साथ रहना है। और ये प्रिपरेशन मेंटली और इकोनॉमिकली बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे कि चाइनीज वायरस पैंडेमिक के समय हमने करनी पड़ी थी। बाकी भारतीय प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से क्लियर है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत की पोजीशन न्यूट्रल और बैलेंस्ड है और भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर ही जोर दिया है। तो सीधे सीधे कहा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री का कहने का मतलब यह है कि सिचुएशन तो सीरियस है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है जो कि पूरी दुनिया पर होगा, लेकिन भारत को इसके लिए तैयार रहना है। भारत तैयारी कर रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान केवल डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से ही पॉसिबल है। और बाकी सिचुएशन के बीच कोस्टल, बॉर्डर, साइबर, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी इन सभी को भी बढ़ाया गया है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने भी बताया कि भारत के पास 53 लाख मैट्रिक टन तक का स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व है और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है भारतीय नागरिकों की सेफ्टी। और भारतीय प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि हमारे सभी पावर प्लांट्स के स्टॉक्स हैं और पावर प्लांट्स के अलावा फर्टिलाइजर्स, एनर्जी सप्लाईज, तो इनका भी आश्वासन पूरा दिया गया है और फार्मर्स के लिए भी भारत सरकार का सपोर्ट लगातार जारी रहेगा।
और उनका कहना था कि भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। बाकी इसी बीच रशिया के विदेश मंत्री की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष रशिया के विजिट पर रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से भारत और रशिया के बीच जो 96% तक का ट्रेड है तो वो नेशनल करेंसीज में हो रहा है, और रशिया ने भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के लिए भी अपना सपोर्ट व्यक्त किया है। उनका ये भी कहना था कि भारत और रशिया के बीच बहुत ही क्लोज फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है और जो कि आज के जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस के बीच भी हाईली रेलिवेंट है। सोशल मीडिया पर वेस्ट एशिया सिचुएशन को लेकर भारत के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लगातार जारी है, और इस कैंपेन में तो कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो अपने आप को भारत के मिलिट्री वेटरन कहते हैं, और इन सबके द्वारा फेक न्यूज़ ये फैलाई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए भारत के हर एक टैंकर को ईरान को चाइनीज करेंसी में पे करना पड़ रहा है, और उसके बाद ही ईरान भारत के टैंकर को यहाँ से जाने दे रहा है। तो ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है जिसकी पुष्टि पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम की तरफ से कर दी गई थी कि भारत के किसी भी टैंकर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए चाइनीज करेंसी में कुछ भी पे नहीं किया है। और इस मामले पर ईरान की एम्बेसी की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी करके क्लैरिफिकेशन दिया गया है, जिसमें बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से कथित तौर पर लगभग $20 लाख की राशि प्राप्त करने के संबंध में किए गए कुछ दावों के जवाब में यह स्पष्ट किया जाता है कि ये सारे दावे निराधार हैं, और इस संबंध में किए गए बयान केवल व्यक्तियों के निजी विचार हैं और किसी भी तरह से ईरान के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और जबकि कल 22 मार्च को ईरान की एम्बेसी की तरफ से एक और पोस्ट की गई थी जिसमें उन्होंने भारत को धन्यवाद कहा था, भारत की काइंडनेस और भारत की ह्यूमैनिटी के लिए, और ईरान ने यह भी कहा कि हम आपकी काइंडनेस और इस मानवता को कभी भी नहीं भूलेंगे। बस फिर क्या था, ईरान के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है तो इसमें रोना धोना, छाती पीटना यह सब शुरू हो गया था कि ईरान भारत को धन्यवाद कह रहा है। और हम फिर से कहेंगे कि हर किसी को प्रॉब्लम बस इसी बात से कि ग्लोबल क्राइसिस में भारत हर बार सबसे बेटर पोजीशन पर कैसे होता है, और ये दिक्कत तो भारत के एडवर्सरीज को ही नहीं बल्कि भारत के अंदर भी कुछ बैठे हुए तो उनको भी है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग सा अपडेट है कि अभी जो लश्कर के बिलाल आरिफ सलाफी को एक अज्ञात कपल ने ईद की प्रेयर्स के बाद एलिमिनेट कर दिया था, तो उनकी डिटेल भी सामने आ गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये सामने आया कि जिस बिलाल आरिफ सलाफी को एलिमिनेट किया गया तो उसको एलिमिनेट करने वाले लश्कर के ही उसके फेलो ऑपरेटिव थे, जिसका नाम है गाजी उबैदुल्ला खान, जो कि लश्कर का एक बहुत ही लॉन्ग टाइम ऑपरेटिव है, और साथ में उसकी वाइफ भी इस इंसिडेंट में शामिल थे। और खान ने बिलाल आरिफ पर 3 शॉट्स फायर किए थे, और जबकि उसकी वाइफ ने स्टैब किया था, यानी कि लश्कर के सुअर पर फ्रेंडली फायर हो गया। बाकी सुअरों की बात हो रही है तो आपको एक अपडेट और देते हैं कि पाकिस्तान में जो आर्म्ड अपोजिशन ग्रुप है तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, और उन्होंने सभी विदेशी प्लेयर्स को इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान के अपकमिंग सुपर लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान ना आए, क्योंकि अगर वे पाकिस्तान आते हैं तो फिर ग्रुप ने वार्न किया है कि वो उनकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं दे सकता है, और मौजूदा स्थिति में उन पर एक पोटेंशियल रिस्क बना रहेगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल पदम सिंह नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान कैप्टन अनिर्बन बंदोपाध्याय ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2009 में हवलदार राकेश कुमार शर्मा, हवलदार संजय बाकरे, हवलदार संजय सिंह, नायक अनिल कुमार, नायक मनोज सिंह और पैराट्रूपर नतीर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में 18 असम राइफल्स के नायक गोविंद सिंह नेगी ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि GSAT-7 सैटेलाइट को भारत की कौन सी सर्विस ऑपरेट करती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।